इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी गोइंग थ्रू द एंटायर जीएस मेंस सिलेबस। अब ऐसा हो सकता है आप में से किसी ने कभी सिलेबस देखा ही ना हो आज तक, बहुत सारे बच्चे हैं कई अटेम्प्ट दे देते हैं पर सिलेबस नहीं देखते, सो विल नॉट बी अमंग वन ऑफ दोज। आज ये मेरे लेक्चर के बाद आपका सिलेबस पूरा गो थ्रू हो जाएगा। यू वुड हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टॉपर्स, प्लीज एवरीबॉडी विल नाउ फोकस ऑन द लेक्चर, नथिंग एल्स, ओके। आई विल क्लोज द चैट इफ यू डू नॉट फोकस ऑन द लेक्चर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी लेक्चर है, बाकी कुछ नहीं है, सो प्लीज या। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट आपने बहुत सारे टॉपर्स को कहते हो सुना, यू वुड हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टॉपर्स सेइंग दैट रिवाइज द सिलेबस अ लॉट ऑफ टाइम्स, रिटेन द सिलेबस, उसको कंठस्थ कर लो, उसको याद कर लो, रिमेंबर इट, बाय हार्ट इट, है ना, इट शुड बी योर बाइबल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उसका मीनिंग क्या है, बहुत बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। तो आपको मैंने एक पीडीएफ दी है ना, जिस ये वाली पर्टिकुलर पीडीएफ जो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने आपको दे दी है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमने पूरा यूपीएससी का सिलेबस लिखा हुआ है आपका। तो ये पर्टिकुलर पीडीएफ इसका आप प्रिंट लेंगे और अपने पास रखेंगे, अपनी टेबल पे रखो, सामने तो चिपकाओ तो उसको कोई देखता नहीं है, तो अपनी टेबल पे रखो तो ज्यादा बेटर है ना। तो कीप इट विद यू, चिपका भी लो, आपकी मर्जी है, एक चिपका लो टेबल पे रख लो, बट द पॉइंट इज दैट यू शुड हैव दिस पीडीएफ प्रिंटेड विद यू फ्रॉम हियर ऑन। क्लियर है, आपके टेलीग्राम ऐप पे पर्टिकुलर पीडीएफ आ गई थी। चले, सो वी विल बिगिन, आई विल टेक यू थ्रू द सिलेबस। सबको ये चीज बेसिक चीजें पता है दैट वी हैव 4 जनरल स्टडीज पेपर्स, ओके। सो वी विल टुडे व्हाट वी विल डू, व्हाट, अंडरस्टैंड द यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज सिलेबस ऑफ ऑल द 4 पेपर्स। तो एक ही लेक्चर में, थोड़ा लंबा हो जाए लेक्चर तो कोई बात नहीं, यू विल बी विद मी, बट विल गो थ्रू द एंटायर सिलेबस टुडे, ऑलराइट। क्लियर है बच्चों? नाउ दिस इज द जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है भाई, सबको दिख रहा है? जनरल स्टडीज पेपर 1, दिस इज जनरल स्टडीज पेपर 1। वी विल बिगिन विद द जनरल स्टडीज पेपर 1 टुडे। तो आपको क्या समझना है, व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, जैसे कि मैंने बोला था कि हर लेक्चर के आपको ट्राई करना है एज मेनी नोट्स एज यू कैन मेक, दैट इज वेरी 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 एब्सोल्युटली क्रूशियल एंड एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जनरल स्टडीज पेपर 1, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन दैट द यूपीएससी इज सेइंग टू यू? इट इज सेइंग इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो 3 ब्रैकेट्स में इसको डिवाइड किया है, अगर आप देखोगे तो। एक है ये हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, किसका? इंडिया का। इसलिए आपने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा जो फ्रेंच के कल्चर पे हो, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस का क्वेश्चन देखा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 2। हेरिटेज एंड कल्चर में कभी इंडिया से बाहर का क्वेश्चन नहीं देखा होगा। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री वर्ल्ड की भी, ज्योग्राफी वर्ल्ड की भी, इंडिया की भी, है ना, एंड सोसाइटी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट द यूपीएससी हैज गिवन। सो इफ यू वांट टू डिवाइड इट, यू कैन डिवाइड इट इनटू 4 कैटेगरीज बेसिकली। कल्चर की एक कैटेगरी हो गई आपकी, हिस्ट्री की एक कैटेगरी हो गई, ज्योग्राफी की एक कैटेगरी हो गई, और सोसाइटी की एक कैटेगरी हो गई। सो वी हैव 4 कैटेगरीज टुडे that we have to discuss in GS paper 1. Now let's come to this first category. इस पहली कैटेगरी पे आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इट स्टार्ट्स एंड एंड एट टॉपिक नंबर 1। तो जो टॉपिक 1 है वो इसका एक्सटेंशन है, ओके। लेट अस लुक एट व्हाट द कीवर्ड्स आर गिवन हियर। इंडियन कल्चर विल कवर, क्या क्या कवर करेंगे हम सिलेबस में? द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, literature and architecture from ancient to modern times, ancient to modern times। बात समझ में आ रही है? From ancient to modern times, Indian culture will cover the salient aspects of first art forms, दूसरा literature, तीसरा architecture। 3 keywords of the culture syllabus: art forms, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। 2024 में 3 क्वेश्चंस आए थे। देयर वर 3 क्वेश्चंस इन 2024। देयर वर 3 क्वेश्चंस इन 2024 फ्रॉम जस्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 3 क्वेश्चंस, एक टॉपिक से 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम जस्ट 1 टॉपिक। वन ऑफ द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप मुझे बताना कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड से आप एसोसिएट कर सकते हो। देयर आर जस्ट 3 कीवर्ड्स हियर, ओके। आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, architecture. Okay, let us try to link. Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their achievements in the domain of art and architecture. Where are we linking it? Where are we linking it?
चोलाज का क्या पूछा? चोला, जिसको नहीं पता, चोला वाज एम्पायर इंडिया में, ये पता होना चाहिए। ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द चोला एम्पायर, है ना? दो कीवर्ड्स कवर हो गए, आर्ट, आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। हां जी, कौन से कीवर्ड्स कवर हुए? पल्लवास ऑफ कांची, आर्ट एंड लिटरेचर, कहां गया पूरा? आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। बात समझ में आई? आ रहे? थर्ड क्वेश्चन, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक। ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक, सेलिएंट एस्पेक्ट्स एंशिएंट के। तो ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक में क्या चेंज हुआ? यहां पे अब यूपीएससी क्या कर रहा है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग पैटर्न। एक टाइम था जब यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर पूछ के छोड़ देता था। अब कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, दे आर ड्वेल्विंग इनटू द पर्टिकुलर टाइम पीरियड के फीचर्स, तो हम उसे भी कवर करेंगे। विल नॉट जस्ट स्टॉप आवरसेल्व्स एट आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, टू गो बियॉन्ड दैट, है ना? एंशिएंट मॉडर्न में जो भी हम पढ़ रहे हैं, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स में, एंशिएंट में, मिडाइवल में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोल रहा हूं ना, सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक, तो वो आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर में नहीं आ रहा है ना? व्हाट इज यूपीएससी डूइंग? यूपीएससी इज लुकिंग एट द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अ पर्टिकुलर किंगडम। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2023, what were the major technological changes introduced during the सल्तनत पीरियड? तो एंशिएंट से मॉडर्न के बीच में क्या आता है? मिडाइवल आता है ना सर। सल्तनत पीरियड कब थी? मिडाइवल में थी ना सर। तो मिडाइवल का क्या पूछा? सल्तनत पीरियड का क्या पूछा? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? सल्तनत पीरियड का क्या पूछा? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आई होप एवरीबॉडी इज विद मी, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। मेरी बात समझ में आ गई? तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इसका आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड द बेसिक अदर फीचर्स। आप पूछते हो ना सर पढ़ना क्या है, ये बता दो। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि पढ़ना क्या है। तो समझ में आया कि क्या पढ़ना है? दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड। ठीक है, बाकी जब हम पीवाईक्यूज का अलग से सेशन लेंगे, आपका पूरा जनरल स्टडीज पे ही एक सेशन लूंगा, मैं पूरे पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा, तो उसमें हम बाकी डिटेल में जाएंगे। कल्चर समझ में आया? मेंस के लिए कल्चर में क्या पढ़ना है, पहले टॉपिक में क्या पढ़ना है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? बताओ फटाफट। नोट्स बनाने इन चीजों के जो बोल रहा हूं, क्योंकि जो यहां पे बोल रहा हूं वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न हिस्ट्री। पहला हो गया इंडिया का कल्चर, ठीक है सर, एक हो गया इंडिया का कल्चर। अब कल्चर एंशिएंट टू मॉडर्न में ही हमने मिडाइवल भी कवर कर लिया, एंशिएंट भी कवर कर लिया, है ना? अब मॉडर्न का कल्चर भी कवर कर लिया, अब मॉडर्न का बाकी कवर करेंगे। ये रहा सर। कितने बच्चे हैं क्लास में आज? देखो, नॉट इवन हाफ। दिस इज द कॉम्पिटिशन लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर स्टूडेंट्स। अब आप देख लो, यहां पे कॉम्पिटिशन एक्चुअली उतना है ही नहीं। देयर इज नॉट द कॉम्पिटिशन विच इज परसीव्ड टू बी, है ना? परसीव्ड कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा, एक्चुअल बहुत कम है। अब जितने हाफ बचे हैं उसमें से भी हाफ ही रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो कॉम्पिटिशन पहले दिन से एलिमिनेट होने लगा। अभी तो 7-8 महीने बचे हैं। ठीक है सर, चलिए ओके, लेट अस लुक एट मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत ध्यान से समझना मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या बोल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री समझते हैं ध्यान से। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट प्लस मिडाइवल प्लस कल्चर, है ना, ईदर इज लेसर और इक्विवेलेंट टू मॉडर्न। what UPSC is doing is that these days in mains GS पेपर 1 कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं मॉडर्न से। 2024 में 3 क्वेश्चन कल्चर के, 2 मॉडर्न के। चलो तो सर मॉडर्न का सिलेबस देखते हैं। 2023 में भी 2 क्वेश्चन मॉडर्न के, 2022 में भी 2 क्वेश्चन मॉडर्न के, 2020 में भी 2 क्वेश्चन मॉडर्न के। ओनली 2 क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस। सर मिडाइवल कहां दिया है सिलेबस में? यही तो दिक्कत है, यही तो आंसर राइटिंग गलती होगी। ये जो वर्ड है ना 2, ये है मिडाइवल।
एंशियंट टू मॉडर्न, अरे दिल्ली टू मुंबई में बीच के रास्ते पे तो आता है, तो एंशियंट टू मॉडर्न में मिडाइवल भी तो आएगा। यही तो आंसर राइटिंग में गलती होती है। खैर, ओके चलो, लेट अस लुक एट द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी क्या होता है? 1750 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, अबाउट लिखा है ना, अंटिल द प्रेजेंट। प्रेजेंट इसमें क्या क्या, कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए, कौन कौन सी पर्सनालिटीज फेमस थी, और क्या क्या इश्यूज आए सामने इस पूरे के पूरे पीरियड में। अब यहां पे प्रेजेंट बोल देता है, बट दिस प्रेजेंट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, बिकॉज प्रेजेंट जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आएगा। सो दिस प्रेजेंट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, इट इज नियरली द फ्रीडम मूवमेंट। हालांकि फ्रीडम स्ट्रगल का इन्होंने अलग से टॉपिक भी दिया है। सो दिस एंटायर इज मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1750 या 1747 मान लो, तो 1950 मान लो, चलो, है ना। दीज 200 ईयर्स, दीज टॉपिक आर ऑफ दीज 200 ईयर्स। सिलेबस में दो टॉपिक लिखे हैं मॉडर्न के नाम से, क्वेश्चन आते हैं दो। कल्चर का लिखा है टॉपिक एक, क्वेश्चन आते हैं 3। गॉट इट? अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। What happened nearly 1750? What major event happened that changed the course of modern history of India? Why has UPSC started this topic, this particular syllabus point from middle of the 18th century? Answer it. Middle of the 18th century से क्यों शुरू किया गया है ये particular topic? Tell me, what major event happened in the middle of the 18th century? Yes, very good. Very good. The major event that happened was Battle of Plassey. Correct. 1757. This particular battle shaped the modern Indian history. लैग हो रहा है क्यों? लैग कॉन्टिन्यूसली लैग है कि ठीक हो रहा है बीच बीच में? कभी कभी हो रहा है। ठीक है, कल दूसरे वाले क्लासरूम से सेशन लेंगे, उधर लैग नहीं करता है, इधर लैग कर रहा है थोड़ा सा। ओके ठीक है भाई। सेकंड क्या है? द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में क्या? इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। वी नीड टू मेक फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूसिव। मैनेजेबल है, ठीक है, बढ़िया है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा लैग हो ना, एक बार रिफ्रेश कर लेना, फिर ठीक हो जाएगा। Yes, yes, revolt of 1857 will also be counted. Obviously, it will be counted. खैर, मेरा पॉइंट सुन लो भाई। So basically, these two topics combined to form this 200 years of Indian history. Generally, 200 years से बाहर जाता भी नहीं है, to be very honest, अभी तक गया भी नहीं है। आगे चले जाए तो कुछ भरोसा नहीं, बट अभी तक नहीं गया है। तो this 200 years of modern Indian history is the syllabus of modern India. उसमें क्या क्या, उसमें कीवर्ड क्या क्या है हमारे पास? कीवर्ड नोट कर लेते हैं, कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड ही सब कुछ है हमारे लिए। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इश्यूज, स्टेजेस, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, डिफरेंट पार्ट्स। 3, 4, 5, 6, 7 these 7 keywords forms the crux of modern Indian history. Tell me, I'll tell you a question and you will link it for me. Okay, करोगे लिंक? चलो, एक क्वेश्चन आया 2024 में, what were the events that led to the Quit India movement? हाँ जी सर, कौन से इन 7 out of these 7 keywords where will you link this particular question? बताइए। What were the events that led to the Quit India movement? Point out its results. ठीक है,
एक और क्वेश्चन बोलता हूं, 2023 What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? Keyword. Which keyword, ladies and gentlemen? Very good. पहले वाला significant events हो गया, बहुत बढ़िया. दूसरा कीवर्ड क्या हो गया सर? हाँ, जो बच्चे वेरियस स्टेजेस बोल रहे हैं वो भी ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टेज आ गई थी तो वो भी ठीक है. ये वाला कीवर्ड भी बोल सकते हैं, ये वाला भी बोल सकते हैं. सही है. गुड, वेरी गुड. पर्सनैलिटीज, एग्जैक्टली, पर्सनैलिटीज. यस सर, है ना, कंपैरिजन बिटवीन पर्सनैलिटीज. ठीक है, बढ़िया. एक और 2023 एक क्वेश्चन आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. देखता हूं कौन लिंक करेगा. How did colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to colonial oppression? बहुत ही, जो बच्चा ही लिंक कर देगा वो बाकियों से थोड़ा सा आगे हो गया आज. करो लिंक सर. How did the colonial rule affect the tribals in India? How did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to colonial oppression? करो, 7 keywords, link it. आई शाबाशे. इश्यूज, वेरी गुड. इश्यूज और दूसरा वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मेजरली दिस विल बी लिंक्ड टू इश्यूज. नहीं, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं है. इवेंट एक हैपनिंग होती है ना. बैटल ऑफ प्लासी पे क्वेश्चन आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन आ गया, ये एक इवेंट है. स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन आ गया, ये एक इवेंट है. इशू है पूरा ट्राइबल इशू, ट्राइबल ऑपरेशन का इशू, वो पूरा इशू है. समझ रहे हो बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार हो गया भाई काम, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? मॉडर्न इंडिया का सिलेबस समझ में आया सबको? लिंक कैसे करते हैं कीवर्ड से वो समझ में आया? हर कीवर्ड पे मैड पढ़ा देंगे आपको, बातें खत्म हो गई. विल टीच यू मैड ऑन एवरी कीवर्ड एंड यू आर डन, लेडीज एंड जेंटलमैन. सुन रहे हो ना? मजा ही आ जाएगा. ठीक है, चलो. सो दिस इज रिगार्डिंग मॉडर्न इंडिया. ओके सर, आगे बढ़े. सबको समझ में आ गया? क्वेश्चंस बाकी और डिस्कस करते रहेंगे. आज हमें सिलेबस देखना है पूरा, कीवर्ड समझने, कीवर्ड्स कैसे पकड़ते हैं, लिंक कैसे करते हैं वो समझना है. स्लो मोड चल रहा है. स्लो मोड तो मैंने नहीं लगाया था यार, एक सेकंड. ये कैसे हो रहा है? मैं वही सोचूं, बच्चों के मैसेजेस कम कैसे आ रहे हैं बच्चों के मैसेजेस. लेट अस जस्ट चेक. स्लो मोड. अच्छा, मैसेज का डिले हो रखा है. लो भाई, लो सर, डन. पहले बता देते यार. चलो, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अगली चीज पे चलते हैं. ओके, चलिए सर. जो चीज प्रीलिम्स में बहुत ही कम पूछी जाती है, रेयरली पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती, और मेंस में आजकल पूछी जाने लगी है. हालांकि अगर देखोगे तो पिछले 10 सालों में 6 क्वेश्चंस आए हैं. इन लास्ट 10 years वी जस्ट हैव 6 क्वेश्चंस फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. क्या है भाई? व्हाट इज द टॉपिक? पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री. Post independence, consolidation and reorganization within the country. बोलू, लास्ट क्वेश्चन आया था 2022 में, 2022. The question was, political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous process since the mid 19th century. Discuss with examples. Political and administrative reorganization. Political administrative reorganization. और क्वेश्चन क्या आया? Assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely states. Which process? Integration, consolidation या integration process of the princely states. ठीक है, बात समझ में आ गई?
क्लियर? सो दीज आर द टू मेजर हेडिंग्स, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ में आई बात? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, एक लेक्चर में डन करेंगे इसको। 40 पेजेस के आसपास के इसका आपको हम नोट्स देंगे और 40 पेजेस में से आपका सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, बाकी इसके पीवाईक्यूज बढ़ा दूंगा, यू आर डन, डन डस्टेड पैक्ड। क्लियर? चलिए सर, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ऑफ वर्ल्ड का हिस्ट्री, वर्ल्ड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यूपीएससी खुद ही कह रहा है कि इट विल इंक्लूड इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? फ्रॉम 18th सेंचुरी से शुरू हो जाएंगे। क्या क्या? सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, 2 हो गया, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज पॉइंट नंबर 3, कॉलोनाइजेशन पॉइंट नंबर 4, डीकॉलोनाइजेशन 5, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म 6, कैपिटलिज्म 7, सोशलिज्म 8 एटसेट्रा, इनके अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग इफेक्ट। सो बेसिकली 8 कीवर्ड्स फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, इन 8 कीवर्ड्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में से ही पूरा का पूरा सिलेबस आ रखा है। एक क्वेश्चन से ज्यादा कभी आता नहीं है, एक क्वेश्चन से कम भी आ जाता है, मतलब 0 भी हो जाता है। 2020 में 0 क्वेश्चन है, 2021, 2022, 2023, 2024 1 क्वेश्चन ईच। ठीक है, 1 क्वेश्चन ईच। पढ़ूं क्वेश्चन, बताओगे? करोगे लिंक? 2024 का क्वेश्चन पढ़ता हूं, करो लिंक। How far is it correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power? हाँ जी सर, how far is it correct to say that the First World War was essentially fought for the preservation of balance of power? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। सेकंड बताओगे? There arose a serious challenge to the democratic system between the 2 world wars. Again, same. अगला बताओ. Explain how the foundations of modern world were laid by the American and French revolutions. American and French revolutions. तो सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होना है सर, 18th सेंचुरी के बाद जो भी रिवॉल्यूशन आ रही है सब कवर हो जाएगा, है ना? फ्रेंच तो, अमेरिकन तो, रशियन तो, तीनों रिवॉल्यूशन हम यहां पे कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही फेमस है। What problems are germane to the decolonization process in the Malay Peninsula? क्वेश्चन सुनो। What problems are germane to the decolonization of the Malay Peninsula? क्वेश्चन आपने देखा होगा, यार वन जब यहीं पे खड़े थे, यार बनाने के बाद, तो शी मेंशन्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इटसेल्फ कि सर ये जब आपने पढ़ाया था तो इससे जो समझ में आया वो अप्लाई करके आई मैं इस बार जीएस1 के पेपर में कि भाई कैसे जिसमें नहीं आता उसमें कैसे लिख के आना है। मैड, समझ में आई? दिस वाज द क्वेश्चन दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट। देखा है वो वीडियो? राइट, दिस वाज द क्वेश्चन शी वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? व्हाट प्रॉब्लम्स आर जर्मेन टू द डिकोलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द मलय पेनिनसुला। समझ में आ गया सर? क्लियर है? हिस्ट्री का पूरा एरिया क्लियर हो गया सबको? डन एंड डस्टेड? अच्छा, तो इसका मतलब तो यह है सर कि यूपीएससी बस वन टोन क्वेश्चन पूछता है। कल्चर से आया तो कल्चर से, मॉडर्न से आया तो मॉडर्न से, पोस्ट इंडिपेंडेंस आया तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से, वर्ल्ड हिस्ट्री से आया तो वर्ल्ड हिस्ट्री से। नहीं सर, ऐसा किसने बोल दिया? क्वेश्चन पढ़ूंगा, आई रीड अ क्वेश्चन एंड यू विल टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क। ओके, yes, interdiscipline, very good. Absolutely correct. Okay, I'll read a question. बहुत पुराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा नहीं है, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरीबडी अटेंटिव? क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एवरीबडी अटेंटिव? How far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industries in India? ये लो, कौन कौन से सब्जेक्ट लिंक हुए? देवी सज्जनों, how far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industries in India? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दे रखा है सर आपने यहां पे, है जी, वर्ल्ड हिस्ट्री में।
पूछ रहे हो डिक्लाइन, मॉडर्न इंडिया वाला क्या चल रहा है, लिंकिंग हो गई सर। जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं पढ़ रखा वो भी आंसर नहीं कर सकता, जिसने डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया नहीं पढ़ रखा है, दे विल आल्सो नॉट बी एबल टू आंसर इट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लिंक बोथ द थिंग्स। आपको नहीं करना है, हमें करवाना है, टेंशन मत लो, विल टेक केयर ऑफ दैट। क्लियर सर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चले, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस वाज फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोसाइटी। मेरा फेवरेट, भाई मजा ही आ जाता है सोसाइटी पढ़ने पढ़ाने में, मजा ही आ जाता है। ऑलराइट, क्या है पहला टॉपिक सोसाइटी का, बताओ फटाफट। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पहला कीवर्ड क्या है सर? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरा कीवर्ड है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये भी सोसाइटी का टॉपिक, ये भी सोसाइटी का टॉपिक, ये भी सोसाइटी का टॉपिक। ऑल दीज 4 टॉपिक्स आर ऑफ सोसाइटी सर। चारों टॉपिक सोसाइटी से है, चारों टॉपिक किससे है? ये सोसाइटी से। ठीक है, काफी क्वेश्चंस आते हैं भाई सोसाइटी के, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नियरली 7 क्वेश्चंस, थाला फॉर अ रीजन। सोसाइटी है ना, नियरली 7 क्वेश्चंस फ्रॉम सोसाइटी। तो देखा, कल्चर प्लस मॉडर्न मिला के भी आसपास नहीं है इसके। सोसाइटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं पूछ रहा ना यहां से, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग द सेम क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, द सेम सब्जेक्ट इन प्रीलिम्स, दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग इट इन मेंस, इंडियन सोसाइटी। जिस दिन सोसाइटी बता दूंगा ना, मजा ही आ जाएगा। चलिए सर, लेट अस हैव अ लुक एट सोसाइटी के टॉपिक्स। क्या है सबसे पहला टॉपिक? सबसे पहला कीवर्ड क्या है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब जहां पे ये वर्ड आ गया वहीं पे बैठ बच गई। क्यों? क्योंकि सेलिएंट फीचर्स में वो कुछ भी बोल दो। आपको कहीं मैरिज का कीवर्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर? मैरिज कीवर्ड दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा सर। 2024 में भी मैरिज पे क्वेश्चन आया सर, 23 में भी मैरिज पे क्वेश्चन आया सर। क्या बोलना चाह रहा है यूपीएससी? हमारी उम्र हो गई है? ऐसा तो नहीं है। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2024 इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2023 मैरिज एज अ सेक्रेमेंट के ऊपर, है ना। इंटरकास्ट मैरिज, मैरिज एज सेक्रेमेंट, लिखे ही नहीं है कहीं मैरिज तो कीवर्ड। 2 क्वेश्चन आ गए 2 सालों में। यस, बिकॉज मैरिज इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आई विल टीच दिस टू यू इन द लेक्चर। बात समझ में आई सबको? सेलिएंट फीचर्स, क्लियर? तो सेलिएंट फीचर में से सब कुछ आता है। देखो, अलग से यहां पे कास्ट सिस्टम नहीं लिखा हुआ, कास्ट सिस्टम, फैमिली नहीं लिखा हुआ, फैमिली, मैरिज नहीं लिखा हुआ, मैरिज, रीजनलिज्म लिखा था, हाँ रीजनलिज्म, चलो रीजनल डिस्पैरिटी पे जाएगा, बट रीजनल डिस्पैरिटी नहीं लिखा हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इज एवरीथिंग। बात समझ में आई? द सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी, है ना, ये सब चीजें आपकी सेलिएंट फीचर्स में आती हैं। बेसिकली अगर बताऊं तो ये पूरा सिलेबस, बाकी पूरा सिलेबस भी मोजरली सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? द सेकेंड कीवर्ड इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी वो कैसी भी हो सकती है सर? पॉजिटिव भी हो सकती है सर, नेगेटिव भी हो सकती है सर। तो पढ़ेंगे हम, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन। सबसे पहले यही पढ़ो, विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, इनका क्या रोल रहा है? एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, इनका क्या रोल रहा है ना? व्हाट हैज बीन देयर रोल। अब देखो, इसमें पूरे में कवर हो जाते हैं विमेन के पूरे इश्यूज। अब अगर देखोगे तो विमेन इश्यूज अलग से नहीं है कहीं भी, लेकिन 2024 में क्या पूछा? डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। इक्वालिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट, ट्रिपल ई फ्रेमवर्क बन गया भाई। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आस्क्ड। व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी? एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल देखो लिंक कर दिया। वुमेन, समझना बहुत ध्यान से यूपीएससी क्या करता है। वुमेन लिंक्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन, समझना बहुत ध्यान से। वुमेन एम्पावरमेंट इज द की टू कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन, इंटरलिंकिंग। What are the continued challenges for women in India against time and space? Continued challenges कौन से चलते चले गए हैं? एक क्वेश्चन बोलता हूं, बहुत पुराना है, 10 साल पुराना क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन
वुमेन इन इंडिया, मजा ही आ गया। ग्लोबलाइजेशन, वुमेन, लिंक हो गया सर। इसलिए बोल रहा हूं कीवर्ड से बढ़ के कुछ नहीं है। एज लॉन्ग एज यू स्टिक विद द सिलेबस, द कीवर्ड्स, द पीवाईक्यूज, यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस। क्लियर? समझ आ गया सबको सर? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, है ना। तो पॉपुलेशन का पॉवर्टी से लिंक करके क्वेश्चन आ सकता है, वुमेन से लिंक करके क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी इशू। पॉपुलेशन की वजह से रीजनल डिस्पैरिटी, पॉपुलेशन की वजह से सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एनीथिंग कैन बी अ क्वेश्चन हियर। पॉवर्टी इन इटसेल्फ इज अ कीवर्ड, ठीक है। अब यहां पे सी पॉवर्टी विल आल्सो बी अ क्वेश्चन इन पेपर 2 GS2 में, दिखाऊंगा सिलेबस में अभी। वहां पे भी पॉवर्टी एक कीवर्ड आएगा, वहां पे बोलेगा सोशो इकोनॉमिक इश्यूज में, वहां पे बोलेगा हंगर, है ना, हंगर एंड पॉवर्टी का आएगा। तो यहां पे भी पॉवर्टी आ रहा है सर, ऐसा क्यों आ रहा है? व्हाई इज इट सो? Here, paper 2, read this. Issues relating to poverty. अब वहां पे poverty सर, पेपर 1 में poverty, पेपर 2 में poverty. Yes sir. क्वेश्चन के आंसर करने में कुछ डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, ठीक है, वो मैं आपको तभी समझाऊंगा, तभी सिखाऊंगा। पॉवर्टी की थीम इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि दोनों पेपर्स में है, GS1 में भी GS2 में भी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से रटना है सिलेबस को, एक एक कीवर्ड कहां आ रहा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है, क्लियर। डेवलपमेंटल इश्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर डेवलपमेंटल इश्यूज? टेल मी। कोई बता सकता है एक किसी डेवलपमेंटल इशू का नाम? एनीबडी? सबसे सिंपल है यार, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू साथ क्यों लिखा है, सोच के देखो, बस इतना दिमाग लगा, हो गया आपका काम। पॉवर्टी कॉमा डेवलपमेंटल इशू भी तो कर सकता था, आगे भी तो कॉमा है, यहां पे एंड क्यों लगा दिया? यही है पूरी आंसर राइटिंग। जिस दिन कीवर्ड समझना समझ जाओगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज मतलब पॉवर्टी की वजह से जो डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं सर। अगर पॉवर्टी है तो स्लम्स प्रोलिफरेट हो रहे हैं, अगर पॉवर्टी है तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हेल्थ इंफ्रा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अगर पॉवर्टी है तो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो रही है। डेवलपमेंटल इश्यूज, पॉवर्टी है तो गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर ऑन सब्सिडीज, freebies, revenues, and hence they will not be able to spend on the developmental challenges and issues. बात समझ में आ गई? Developmental issue is not just infrastructural, the development of human society, human capital in Indian society नहीं हो पाएगा पॉवर्टी है तो। Learning gap, समझ रहे हो? तो this is the linkage that you have to understand. Next क्या आपका अर्बनाइजेशन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक। अर्बनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, You have to always remember this, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है अर्बनाइजेशन से। Their problems and remedies, है ना, प्रॉब्लम्स भी मतलब और रेमेडीज मतलब सॉल्यूशंस भी, तो इन सब पे है ना। पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, रेमेडीज, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, रेमेडीज, डेवलपमेंटल इश्यूज की प्रॉब्लम, रेमेडी, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, रेमेडी, सब कुछ प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। नेक्स्ट क्या आपका इफेक्ट ऑन द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, देखा अभी सिलेबस में एक क्वेश्चन देखा जस्ट अभी, ग्लोबलाइजेशन का वुमेन पे इंपैक्ट पूछ लिया यूपीएससी ने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। 4 कीवर्ड आ गए भाई साहब बहुत तेजी से, लिखने में छोटा सा कीवर्ड है, पढ़ने में जान निकल जाती है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, 4 टॉपिक्स। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे क्वेश्चंस आते हैं। कराऊं लिंक, मजा कराऊं? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताऊं, बहुत बढ़िया चीज बताऊं। Communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. हाँ जी सर, कम्युनलिज्म या तो पावर स्ट्रगल से होता है या रिलेटिव डेप्रिवेशन से होता है। ले जाओ ऊपर, इंडियन सोसाइटी पे ले जाओ, पॉवर्टी पे ले जाओ, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज पे ले जाओ, सच्चर कमेटी, सब पढ़ेंगे हमें, टेंशन नहीं लेना। अगर कोई भारी भरकम वर्ड फेंक भी दूं अभी मैं तो वो फ्लो में निकल रहा है, टेंशन नहीं लेनी आपको कि क्या बोल दिया, विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके, समझ में आ रहा है ना, सिलेबस समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी गेटिंग हैंग ऑफ द सिलेबस?
Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? अरे सर कितना टफ. Do you agree that regionalism in India is because of rising cultural assertiveness? है ना? Regionalism. What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? Secularism से बहुत प्यारे क्वेश्चंस आने लगे हैं भाई साहब, बहुत ही प्यारे. मैं आपको यूपीएससी का एक ट्रेंड समझाता हूं, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको आज. रीजनलिज्म का यूपीएससी का बहुत बड़ा ट्रेंड समझाता हूं. सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, ठीक है. क्या क्वेश्चन पूछा सेक्युलरिज्म का? हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म? 2018, हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. लक्ष्मीकांत में ही पढ़ते हैं हम, पॉलिटी में पढ़ के आते हैं, तो मॉडर्न में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं सर. इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से भिन्न तो है, कैसे है? विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, सही बात है. उसके बाद पता है क्या हुआ? यूपीएससी फ्लिप्ड इटसेल्फ. क्या किया फ्लिप? हमेशा क्या पूछता था? समझना, और समझने वाले समझ जाएंगे. यूपीएससी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क व्हाट आर द, या फिर पूछना क्या चाहिए कि भाई सेक्युलरिज्म को क्या थ्रेट हो रहे हैं इंडिया में, यही क्वेश्चन आएगा दिमाग में. व्हाट आर द थ्रेट्स टू सेक्युलरिज्म? सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. व्हाट आर द थ्रेट्स टू सेक्युलरिज्म? हाँ भाई सर, कम्युनलिज्म तो सबसे बड़ा थ्रेट है. कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू सेक्युलरिज्म, राइट? राइट. यूपीएससी 2019 18 में पूछ रहा है इंडियन कॉन्सेप्ट डिफरेंट कैसे है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से. 19 में क्या पूछ रहा है? What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? सेक्युलरिज्म की वजह से, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या चैलेंज आ रहा है? थिंक अबाउट इट. सेक्युलरिज्म को चैलेंज तो आ रहा था, तो आ ही रहा था. आज किसको चैलेंज आ गया? कल्चरल प्रैक्टिसेस को. फ्लिप, ठीक है. सेक्युलरिज्म के फीचर्स पूछते पूछते सेक्युलरिज्म के पूछ लिए. दिस इज हाउ यू हैव टू कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड. इसलिए मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा सिलेबस पीवाईक्यूज इनको डिकोड करते रहोगे, शानदार बच्चे बनते रहोगे. बच्चे की बनने की नहीं बनना शानदार बच्चा, ठीक है सर. चले, सोसाइटी से जल्दी से आगे बढ़ जाता हूं. आई विल कीप टेलिंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज आई जस्ट लव टीचिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई लव टीचिंग इन जनरल, बट या दिस पर्टिकुलर टॉपिक मोर सो. चलिए, ओके. अब आते हैं सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेदर द मोस्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेदर द मोस्ट. क्या मतलब है इस बात का? वो पर्टिकुलर सेक्शन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा नंबर का आता है, जो सोसाइटी से भी ज्यादा नंबर का आता है, विच इज ज्योग्राफी. टॉपिक भी देखो कितने सारे हैं, पूरा बोर्ड ही भर गया. खैर, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी ज्योग्राफी पढ़े, सिलेबस पढ़े ज्योग्राफी का. ओके, सबसे पहला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड. डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तो यही वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन किसका? की नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब हम आपसे इंपॉर्टेंट वाले पूछेंगे, हालांकि पूछ तो कुछ भी सकता है, बट बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट वाले पूछेंगे. अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये मत सोचना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी सिर्फ, या फिर मैं सिर्फ वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछ रहा हूं. की नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां आता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी. फिजिकल नहीं है सिर्फ, फिजिकल से लिंक्ड है, बट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी. तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बट ऑल्सो इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो सर मैं आपसे सब कुछ पूछूंगा, वर्ल्ड पूछूंगा, साउथ एशिया पूछूंगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछूंगा. स्पेसिफिक कर दिया. अच्छा, एक टॉपिक ऊपर चला गया क्या? एक सेकेंड. ओके, हाँ ठीक है, सॉरी. उस पर आ जाते हैं, वापस आ जाएंगे. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. दूसरा क्या? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द, ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान, वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. तो ये पूरा जो टॉपिक है, दिस इज अबाउट व्हाट? लोकेशंस. दिस इज अबाउट लोकेशंस. बस एक वर्ड में पूरा टॉपिक डिफाइन करना है. तो लोकेशंस ऑफ व्हाट? लोकेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, locations of primary, secondary, tertiary sector industries. Where? World, India, Indian subcontinent, South Asia, पूरा. ठीक है. Just one word topic which is location. Location of resources, location of industries,
टॉपिक खत्म। सबसे डेंजरस टॉपिक है ये। क्या है सबसे डेंजरस टॉपिक? लोकेशन। ठीक है, अंडरस्टूड। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बताऊं कुछ क्वेश्चंस, सुनोगे? पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर टू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, पर्टिकुलरली इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशंस। है ना? पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कहां लगी हुई हैं, उसका क्या फैक्टर है, क्यों है वो, राइट? ऑल ऑफ दैट समझ में आ गया? दीज आर द बेसिक तरह के क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर सेक्शन से आते हैं। डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडियन सेक्टर में वाई आर देयर एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा क्यों है? आगे ना एक क्वेश्चन मैंने वर्ड से बताया आपको, एक इंडिया से बता दिया, बात समझ में आ गई? क्लियर? डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल, ये मेरे वाले मेंस में आया था। डिस्कस द मल्टी डायमेंशन इंप्लीकेशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। ये मेरा पहला मेंस का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी, मिनरल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो भाई साहब। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसके ऊपर वाला देख लो, ये समझ में आ गया ना? ये बेसिकली क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी टाइप का हो गया। इसके ऊपर क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी। लो जी सर, एक हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उससे पहला टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी की सेलिएंट फीचर्स बता दो, इसमें माउंटेन्स पूछता है, सब कुछ पूछता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन सुन लो। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड और उनका लोकल वेदर कंडीशंस पे क्या इंपैक्ट है। क्या है सर? वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, ये हो गई इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये हो गई फिजिकल ज्योग्राफी। क्लियर है सबको? ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सर प्रीलिम्स में जो पढ़ते हैं, एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं, वहां से कहां क्वेश्चंस आते हैं? देख लो, देखो आपके सामने है। बेसिक कंटेंट इसलिए तो जरूरी है, जो तो बोल रहा हूं कि अगर बेसिक भी कुछ पढ़ रखा है तो बहुत हेल्प करेगा, बाकी तो नोट्स में से पढ़ ही लेना। चलो, क्लियर सर? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, द लास्ट ज्योग्राफी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन एटसेट्रा। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर location, changes in critical geographical features including water bodies, ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। बेसिकली दो हिस्सों में तोड़ेंगे, यूपीएससी ने एक ही जगह दिया, हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे इस टॉपिक को। पहला कहां से कहां तक? यहां से इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेनन से लेके यहां तक तोड़ेंगे पहला, है ना? एटसेट्रा लगा दिया। क्या बताता हूं मैं मैथ फॉर प्रीलिम्स में, करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन, चार बोल के बाकी एटसेट्रा लगा दिया, लेकिन चार में से बहुत कुछ आ जाता है, बट देन एटसेट्रा इज आल्सो देयर। ठीक है, इस एटसेट्रा में क्या पूछा यूपीएससी ने? क्लाउड बस्ट। कहां लिखा है क्लाउड बस्ट? कहीं नहीं लिखा सर, ये लिखा सर, ये लिखा सर, एटसेट्रा में लिखा है क्लाउड बस्ट। समझ में आया? व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरेलिस सर? कहां लिखा है सर ऑरोरास? यहां लिखा है सर, एटसेट्रा में लिखा है सर। समझ में आई बात? ठीक है, ओके, क्लियर? बाकी क्या पूछ रखा है इसने? चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। पहला क्वेश्चन सर 2024, व्हाट इज द सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट इफेक्ट द साइक्लोन्स। दोनों को लिंक कर दिया। सी सरफेस टेम्परेचर का राइज हो रहा है सर, वाटर बॉडीज पे पूछ रखा है, ज्योग्राफिकल फीचर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड देन इट हैज लिंक्ड इट टू व्हाट, इट हैज लिंक्ड इट टू साइक्लोन्स व्हिच इज गिवन हियर, राइट हियर, लिंक्ड टू पर्टिकुलर टॉपिक्स। क्लियर? व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, है ना? आ गया एटसेट्रा। ज्योग्राफिकल फीचर्स में मान सकते हो, वाटर बॉडीज आइस कैप अलग से दे भी रखा है। खैर, एक ये भी है इसमें, बहुत बच्चे देखते ही नहीं है, लास्ट में फ्लोरा एंड फोना। अरे यार तो मूवी होता रहता है। फ्लोरा एंड फोना, ये फ्लोरा एंड फोना ये बहुत इग्नोर्ड होता है, बहुत ज्यादा इग्नोर्ड होता है। फ्लोरा एंड फोना इज हाईली इग्नोर्ड। क्या है फ्लोरा एंड फोना का क्वेश्चन? 2023 क्या क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने? आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions of India, flora fauna। सर रेन फॉरेस्ट रीजन पूछ लिया, ठीक है,
कोई नहीं पढ़ के गया था। क्यों? क्योंकि हम तो एनवायरमेंट में पढ़ेंगे सर, GS3 में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, फ्लोरा, इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्यों है इतनी डाइवर्सिटी? सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आगे दोनों कीवर्ड सबसे लास्ट में, इसलिए सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। यूपीएससी ने GS1 में पूछ लिया, 2023 की बात है, मेरा ही पेपर था। आगे से बात समझ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर वी क्लियर ऑन द सिलेबस ऑफ GS1? हाँ ना? कैसा लगा भाई, थोड़ा बता दो, समझ में आया? हम भी देख ले जरा। लो, मैंने स्लो मोड पूरा बंद ही कर दिया, बताओ मुझे। सर कोटि कोटि धन्यवाद फॉर दिस सेशन, थैंक यू। अंडरस्टूड सर, यस सर, यस सर, जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सीलेंट, अच्छा लगा, बढ़िया। हैव मेड नोट सर, समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर सर, बल्ब ऑन हो गया सर, मेस्मराइजिंग, थैंक यू थैंक यू। पहली बार अच्छे समझ में आया, बस ये जो लाइन है ना, ये जो बच्चे ने लाइन लिखी, पहली बार अच्छे समझ में आया, यही। दिस इज वॉट आई स्ट्राइव टू डू, दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड यूपीएससी स्ट्राइव टू डू, कि आप ये बोल दें बस कि हाँ भाई पहली बार समझ में आ गया, पहली बार ढंग से समझ में आया, सिलेबस फर्स्ट टाइम इतने डीप समझ में आया सर, थैंक यू थैंक यू। गॉट इट? क्लियर? चलिए आगे बढ़े, पेपर 2 भी देख ले। क्या टाइम हो गया अभी? 12 o'clock, 1 घंटा तो हुआ, 1 घंटा हो गया ना। चलो ठीक है, पेपर 2 देखते हैं, है ना। मेरे को हमेशा मेंस में यही होता है मेरे साथ, आई लिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, तो आई टेंड टू टीच मोर। वैसे तो आधा घंटा दूंगा, 4 पेपर 2 घंटे में निपटा दूंगा, आधे घंटे में वैसे निपटता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर आज GS3 GS4 कंप्लीट नहीं होता तो विल डू GS3 एंड GS4 टुमारो, है ना, बट अच्छे से करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके हाँ, टॉपिक वाइज PDF बनवा देंगे, डोंट वरी, कर देंगे, सब कर देंगे यार। पढ़ाई कर लो, बस पढ़ाई करते रहो, और जब कुछ समझ में आ जाए तो बस अच्छी अच्छी बातें करते रहो, ठीक है। बस ये 2 चीजें संभाल लो, जस्ट स्टडी, एंड व्हेनेवर यू रियलाइज दैट यू हैव स्टडीड समथिंग गुड टुडे, जस्ट लेट मी नो। इतना तुम करते रहो अपनी तरफ से, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके ठीक है। आज समझ में आया आपको क्यों बोला जाता है मेंस का पेपर प्रेडिक्टेबल? अगर कोई ढंग से मेंस पढ़ता हो, पढ़ाता हो ना, आज समझ में आया कौन कर इतना, थोड़ा सा 1% समझ में आया कौन कर इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम कैसे है? सच बताना, सच बताना, सच झूठ मत बोलना। समझ में आया कौन कर इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम कैसे है? यही रीजन है, दिस इज वॉट मेक्स कॉन्कर डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी प्रोग्राम देयर इज। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, GS2 देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। Just give me a second, let me just open the GS2 का syllabus in my book also. सर ये नोट्स बनाने होंगे क्या? वो नोट्स बनाने होंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बस अगर एक सेशन में आपको इतना समझ में आ गया ना कि कॉन्कर डिफरेंट, हाउ इज कॉन्कर, व्हाई इज कॉन्कर डिफरेंट, सब समझ में आ जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। सर ये असली इनसाइडर नॉलेज सही। नहीं भाई, मैं बहुत ही सिंपल सा इंसान हूं, मेरे कोई इनसाइडर्स नहीं है। चलिए करें शुरू सर। ओके, जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2। अरे
जो दुनिया को लगता है सबसे आसान वो सब्जेक्ट है पॉलिटी। किसी से पूछो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटी सर। किसी से पूछो सबसे अच्छा क्या पढ़ा सकते हो, पॉलिटी सर। अभी पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा, इफ देयर इज वन पेपर विच आई बिलीव is the toughest to crack in terms of answer writing, but once you do that your marks just skyrockets, that is GS2। या तो आपको समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या चल रहा है and you end up scoring 105, 106, 107। आपको समझ में आ गया भाई साहब कि कैसे करना है, ऐसे स्काई रॉकेट होते हैं मार्क्स। अगर GS2 के आंसर राइटिंग क्रैक कर ली और GS2 का कंटेंट क्रैक कर लिया, बस चलो करते हैं। ओके करें शुरू। अरे कहाँ गए आप लोग, कमेंट्स कहाँ गए भाई, कमेंट्स के बिना नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने स्पैम किया तो मेरे को टाइम आउट करना पड़ेगा। ओके चलो चलो ठीक है। ओके व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, गवर्नेंस। अरे सॉरी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने तो सर 5 कीवर्ड दे दिए, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। 5 कीवर्ड दे दिए हमने, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या करके। सबसे पहले हेडिंग देख लो सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्या है ये, व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। 6 कीवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए। पहले ऊपर आए कीवर्ड 5, उनमें से एक कीवर्ड पकड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं आता, पता नहीं यूपीएससी ने क्या कर रखा है। ये एक तो इतने सालों से रिफॉर्म ही नहीं करते सिलेबस को। गवर्नेंस नीचे आता है पर ऊपर दे रखा है। खैर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन हियर। ठीक है, क्या दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। क्या क्या पूछता है यहां से, 1935 का एक्ट पूछता है, 1919 का एक्ट पूछ लेता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। इवोल्यूशन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द थर्ड वन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, मेजर अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात, बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं। तो दिस इज रिगार्डिंग, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं, अब लिंक करना, मुझे बताना कहां से लिंक होगा। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, रिपब्लिक इन द प्रियम्बल आर द डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। वो छोड़ो, बस इतना बताओ। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, कहां है, कहां दिख रहा है प्रियम्बल, अरे प्रियम्बल का तो कीवर्ड ही नहीं है सर, कहां है प्रियम्बल का कीवर्ड, बताओ फटाफट। वेयर इज द कीवर्ड प्रियम्बल रिटन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक के पीछे सब मत भागो, एक ने फीचर लिख दिया तो सभी फीचर लिख रहे हैं। फीचर्स कैसे हो गया, प्रियम्बल एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि सिग्निफिकेंट प्रोविजन है। एक के पीछे सब कैसे भाग रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है, जब वो अमेंडेबल है तो। बच्चों एक के पीछे कभी नहीं भागना कि ऊपर किसी एक ने लिख दिया तो मैं भी लिख देता हूं, नो, सिग्निफिकेंट प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या है वो, सिग्निफिकेंट प्रोविजन है। समझ में आया, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सिग्निफिकेंट प्रोविजन से, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, राइट टू प्रॉपर्टी, these kind of questions will come from significant provisions वाला टॉपिक। बात समझ में आ गई है ना। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली अवेलेबल टू ऑल सिटीजंस, है ना। देखो मैंने बोला था ना अभी, तो फंडामेंटल राइट पे पूरे पे क्वेश्चन आ जाएगा और फंडामेंटल राइट के एक राइट टू मूवमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा। नो, फंडामेंटल राइट्स पर से आर नॉट
part of basic structure. The rights, defending the rights is part of basic structure. The judiciary will do that, but fundamental rights as a whole is not part of basic structure, ladies and gentlemen. अगर ऐसा होता तो फंडामेंटल राइट अमेंड कैसे हो रहे हैं? फिर सोचो, दिमाग लगाओ। राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया गया, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दिया जाता है, राइट टू लाइफ को एक्सपैंड कर दिया जाता है, कैसे कर दिया जाता है? फिर अगर पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर होता तो नहीं, सिग्निफिकेंट प्रोविजन है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सिग्निफिकेंट प्रोविजन है। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? समझे? एक पकड़ के, है ना, सिग्निफिकेंट प्रोविजन में भी फंडामेंटल राइट में भी फिर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखो आपके सामने बता रहा हूं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गया है ना, मूवमेंट एंड रेसिडेंस आ गया है, ऐसे ऐसे करके आता जाएगा। राइट टू लाइफ आ गया था, डिस्कशन राइट ऑफ आर्टिकल 21, तो ऐसे ऐसे करके कवर करता जाएगा, पूरा फंडामेंटल राइट कवर कर देगा एक दिन पे। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? कैसे क्वेश्चन आते हैं यहां से? ओके, बाकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग वगैरह में वही 1935 का क्या हुआ था वहां पे, उस टाइम 1919 में क्या हुआ था, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंटेल्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। ध्यान से सुनते जाना, कीवर्ड्स नोट करते जाना। Functions of union, functions of states, responsibilities of union, responsibilities of state, issues and challenges of what? Federal structure। क्या issues आते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, क्या challenges आते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में? Devolution of powers and finances। Powers का devolution, finances का devolution किसको तो करेंगे? Devolution कर किसको रहे हैं? तो local levels, local self गवर्नमेंट एंड चैलेंजेस देयर इन। उस डिवोल्यूशन ऑफ पावर लोकल लेवल पे, उस फाइनेंस की डिवोल्यूशन लोकल लेवल पे, और ये डिवोल्यूशन करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्या समझ में आया इस पूरे टॉपिक से? क्या है, किस बारे में टॉपिक? दिस टॉपिक इज अबाउट द 3-tier स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन, स्टेट, एलएसजी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके ऊपर है ये। बात समझ में आई? फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? यूनियन की, स्टेट्स की, और नीचे लोकल लेवल की। यूनियन की, स्टेट्स के, नीचे लोकल लेवल की। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, कौन से पार्ट में आएगा ये? दिस विल कम अंडर पॉलिटी, दिस विल कम अंडर पॉलिटी। लिखते जाना, पहला आ गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आ गया अंडर पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का 3-tier स्ट्रक्चर। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वेरी सिंपल टॉपिक, बेसिक चीज क्वेश्चन बहुत सारे यहां से होते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आता है ना, अमेंडमेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं, सब पे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आया, बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं डिस्कस भी करूंगा क्लास में। पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिमिटेड पावर एंड कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एन एब्सोल्यूट पावर। इन दिस लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट गिव इटसेल्फ एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म्स में बताओ कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपने आप को अमेंड करके एब्सोल्यूट पावर दे दे? बेसिक स्ट्रक्चर लिंक्ड विद अमेंडमेंट 368। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस भी लिंक होके आते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट वगैरह सबको समझ में आ गया? दिस इज अगेन वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। अभी देखो, ये हो गया 3-tier, है ना, और अब एक टीयर पे भी तो अलग अलग होते हैं, वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सिंपल, एक टीयर में क्या होगा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीनों टीयर है ना, एक टीयर पे तीनों है ना, तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन व्हाट? बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। समझ में आया सब? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कितना सिंपल हो गया पॉलिटी का तो सिलेबस सर, ये तुमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन सुन लो फिर इस बारे पे। To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India? कितने हद तक पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर पाता है, अकाउंटेबिलिटी तय कर पाता है? क्या हुआ ये? सेपरेशन ऑफ पावर।
सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट यहां है सर, एग्जीक्यूटिव यहां है, ये इस पे कैसे कंट्रोल कर रहा है ये बता दो। क्लियर सबको? क्लियर? अगला कीवर्ड क्या है इसमें? डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जब ये सेपरेशन ऑफ पावर में डिस्प्यूट आएगा तो कैसे रिड्रेस होगा सर? कौन करेगा सर? जुडिशरी करेगी सर? कोई और करेगा सर? कौन से इंस्टीट्यूशंस है वो? तो एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट जस्ट दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन व्हेन सेपरेशन ऑफ पावर हैपेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, तो कौन उसको एड्रेस करेगा? कौन उसको एड्रेस करेगा? सिलेबस समझ लो देव सज्जनों। गेटिंग इट? सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, एंड जब ये हो जाए तो कुछ डिस्प्यूट अराइज होंगे, उनका रिड्रेसल कैसे होगा, उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या इंस्टीट्यूशन है, बात खत्म हो गई। क्लियर है सबको सर? ओके चलिए आगे देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज। हर 2-3 साल में क्वेश्चन आता है यहां से, हर 2-3 साल में क्वेश्चन आता है यहां से। व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म? फ्रांस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलरिज्म के अप्रोच से क्या सीख सकता है? कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके फीचर्स, दूसरी तरफ फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन। द जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया एंड यूके सीम टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम्स, है ना। इंडिया का, अरे यार टैबलेट पे बढ़ाने वाले इंसान को बोल रहे हैं बोर्ड पे बढ़ाओ, क्या है? सोचो, बेसिक सा आदमी में, चलाने भी नहीं आते हमें तो। आजा भाई नीचे। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज यहां पे कौन कौन से अदर कंट्रीज पूछता है? फ्रांस पूछ लिया सर, यूके पूछ लिया सर, यूएसए पूछ लिया सर, अब आगे कुछ और पूछ लेगा सर। ठीक है। इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज। एग्जामाइन द बेसिक टेनेंट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। कौन कौन से टेनेंट्स पे बेस्ड है इंडिया और यूएसए की डेमोक्रेसीज? आगे ना कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन। ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सिलेबस के बाहर के कुछ नहीं आता। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज राइजिंग आउट ऑफ दिस। सो दिस पर्टिकुलर नाउ द डिवीजन इज हैपनिंग। अब डिवीजन समझना बहुत ध्यान से। ऊपर वाले को और तोड़ दिया। ऊपर हुआ था फेडरलिज्म, ऊपर हुआ सेपरेशन ऑफ पावर। अब हम क्या कर रहे हैं? अब सेपरेशन ऑफ पावर में जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको और फर्दर तोड़ दिया। तो यहां पे क्या आ गया? L फॉर लेजिस्लेचर। यहां पे क्या आ जाएगा अगले में? E फॉर एग्जीक्यूटिव, J फॉर जुडिशरी। तीनों हो गए, ये तो 3 हैं। समझ लो बात को, समझ में आ रहा है सबको? रुको मेरे को, हाँ रुको। सेपरेशन ऑफ पावर किन किन के बीच में होता है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब इनको फर्दर एक्सपैंड कर दिया। सबसे पहले लेजिस्लेचर आ गया, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। इनका क्या? इनका स्ट्रक्चर, इनकी फंक्शनिंग, इनका बिजनेस कैसे कंडक्ट करते हैं, पावर क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, क्या इश्यूज आते हैं इन चीजों में। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन किसका? एग्जीक्यूटिव का। तीसरा क्या है? जुडिशरी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन किसका? जुडिशरी का। एग्जीक्यूटिव के फर्दर अंदर क्या आता है? मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आते हैं गवर्नमेंट के। आया समझ? बताओ सर, कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ ना बोल भाई। ठीक है, ओके। बताओ, एग्जांपल दूं। राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन। राज्यसभा जो गाड़ी का एक यूजलेस स्टेपनी टायर हुआ करता था, अब आज के टाइम पे तो बहुत ही यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन बन गया है। कैसे हो गया ऐसे? पार्लियामेंट है ना सर। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर में लोकसभा से पहले राज्यसभा ही आएगा। राज्यसभा क्वेश्चन आ गया। Once a speaker, always a speaker. Do you think this practice should be adopted by us?
हैं जी। अगर आगे जाओगे पार्लियामेंट में, लोकसभा जाओगे, लोकसभा का स्ट्रक्चर देखोगे, फंक्शन देखोगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस देखोगे, सबसे पहले कौन आता है? स्पीकर आता है ना, स्पीकर पे क्वेश्चन आ गया। पार्लियामेंट्री कमिटीज, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर प्रिविलेज इश्यूज, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और बताता हूं, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज अ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन विच इन टर्न हैज एडवर्सली इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम, है ना। तो पार्लियामेंट के इशू क्या है? लोग डिबेट करने नहीं आ रहे हैं, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन सिर्फ गवर्नमेंट की सुन रहे हैं, अपनी पार्टी की सुन रहे हैं, अपने मुद्दे उठा ही नहीं रहे हैं। दे आर नॉट ब्रिंगिंग अप देयर इश्यूज, दे आर जस्ट ब्रिंगिंग अप द इश्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। डन, समझ में आ गया सबको? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर होल्डिंग जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लो सर, लो सर, ठीक है। पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स आर एनविसाज्ड इन आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लो यहीं से, मतलब देखो भाई सब लाइन देखो, द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर गिवन इन आर्टिकल 105, लेकिन वो अभी भी अनकॉडिफाइड हैं। उसके क्या इश्यूज हैं? आ गया ना पूरा का पूरा, पावर प्रिविलेजेस इश्यूज। बताओ मुझे फिर क्या रह गया सर? समझ में आ रही है बात? कैसे पढ़ना है? मेंस का सिलेबस समझ में आ रहा है सबको? चलो फिर आगे देखते हैं। बच्चे कहते हैं चलो पीवाईक्यूज में डिस्कस करूं क्या? चलो कर ही देता हूं जब मुंह पे आ गई ये बात। 2013 में क्वेश्चन आया, 2013 कितने साल पुरानी बात है ना, ये क्वेश्चन आया, द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द रोल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स एंड एज अ रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन पॉलिसीज आर नॉट हैपनिंग हियर, है ना। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका जो रोल है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स नहीं हो रही है पार्लियामेंट में। क्वेश्चन आया किस ईयर में? 2013। Then there came a question in 2019. Individual parliamentarians' role as national lawmaker is on decline. Thus, it is adversely impacting the quality of debates in India. The quality of debates in India, as it is repeated question. 2013-2019. That is why syllabus and PYQs, the Conquer program is the most important thing that you will do this year, अगर आप इसको शिद्दत से करते हैं तो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये भी समझाई दिया मैंने, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। एग्जीक्यूटिव में आ गई आपकी गवर्नमेंट वगैरह, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, जुडिशरी में एनजेएसी वगैरह आता है। फिर यहां तक टूट गया। अब यहां से देखो यूपीएससी ने एक में दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में 2 टॉपिक बनने चाहिए थे। दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, इट शुड हैव बीन अ सेपरेट टॉपिक। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में एक लाइन में लिख रखा है, इसलिए मैंने आप एक लाइन में लिख दिया, बट इट शुड हैव बीन अ सेपरेट टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक? प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, ठीक है। तो एक सेपरेट टॉपिक होना चाहिए था, ये एग्जीक्यूटिव से लेना देना इसका नहीं है। प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एक अलग टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहां से, सीधा क्वेश्चंस, प्रेशर ग्रुप से बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ओके क्लियर है सर? चलें आगे, बहुत क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करेंगे। अभी सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर सकता मैं, बट आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, जब पढ़ाऊंगा तब सब कुछ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है सेवन फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिससे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। आरपीए का 1951 वाला जो है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। आरपी 1950, आरपी 1951 दो हैं, यूपीएससी ने मेंशन नहीं कर रखा कौन सा, यूपीएससी बहुत ही चालू है, बट 1950 वाला बहुत ही छोटा है, 51 वाला बहुत ही बड़ा है। सो 51 वाले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आरपी 1951 से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत इधर उधर घुमा फिरा के नहीं, सीधे क्वेश्चंस बिल्कुल। आरपी 1951 सीधे क्वेश्चंस बिल्कुल, ठीक है। सब पढ़ा दूंगा मैं, इनके क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे इनको एड्रेस करना होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है।
जब तक मेरे साथ हो तब तक टेंशन भूल जाओ, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। टेंशन सिर्फ इस बात की लो कि मैं कम क्यों पढ़ रहा हूं, आज मैं 2 घंटे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा। दैट शुड बी द ओनली टेंशन दैट यू शुड टेक। चलो नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पढ़ के आते हो आप, है ना। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लक्ष्मीकांत में दे रखी है बहुत ही सारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को तोड़ लो, कैसे कैसे होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैचुटरी होती हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती हैं, रेगुलेटरी ऑर्डर से रेगुलेशन से बनते हैं, रेगुलेटरी होती हैं, जैसे आरबीआई हो गया आपका, सेबी वेबी हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, है ना, जैसे आपकी ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो तो चलो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, बट द पॉइंट इज गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और दूसरा क्या हो गया सर आपका, ये देखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें स्टैचुटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। समझ में आ गई भैया बात। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को फर्दर तोड़ इनटू स्टैचुटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल। क्लियर है। क्वेश्चन आया मेरा मेरा पहला भी था शायद, उसी में आ गया था। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नो सर, वैसे तो स्टैचुरी भी नहीं है, बट चलो खैर क्वेश्चन आ गया वहां से। गॉट इट। बेसिकली बात यह है कि बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन है एनएचआरसी इन इंडिया कैन बी मोस्ट इफेक्टिव इन इट्स टास्क्स आर एडुकेटेडली सपोर्टेड बाय अदर मैकेनिज्म्स दैट एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। इसका तो इतना बढ़िया फ्रेमवर्क बनवा दूंगा, ऐसे 10 पॉइंट ऐसे लिख के आओगे, ऐसे ऐसे 10-12 पॉइंट ऐसे लिख के आओगे, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, तो यहां तक आपका लगभग आपका पॉलिटी वाला स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, पॉलिटी देख लिया, ठीक है। अभी तीसरा कीवर्ड बचता है इधर वाली साइड में, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स देखते हैं, चलो। ये यहां से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशंस करता है डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर में, तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल गवर्नेंस वाला पोर्शन, है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी बनती हैं, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरीज, है ना। तो क्या है ये कि कोई इशू है उस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन क्या है, बस कोई भी इशू पकड़ो उस पर इंटरवेंशन और पॉलिसी समझ लो, है ना। ट्रांसजेंडर का एक इशू है उस पर इंटरवेंशन पॉलिसी क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्पेशल एबिलिटी का एक इशू है उस पर इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज क्या है, ऐसे करके सिंपल सा आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी, ठीक है। Development process and the development industry, the role of NGO, self-help group, various groups, associations, donors, charities, institutionals and other stakeholders। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे आ गया कौन कौन से कीवर्ड है, यहाँ पे पॉलिसी का कीवर्ड है, इंटरवेंशन का एक कीवर्ड है ना। नॉट एवरी इंटरवेंशन इज अ पॉलिसी ना, समझो बात को, है ना। कुछ इंटरवेंशन एक्ट हो सकते हैं, कुछ इंटरवेंशन और चीज हो सकते हैं, स्कीम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, एक तो सेक्टर्स का डेवलपमेंट, एक इश्यूज, है ना, एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो ये पर्टिकुलर समझो बात को क्या बोलना चाह रहा है, while designing these policies, these interventions of various sectors, while implementing these policies, these interventions of these sectors, what are the issues that arise। बहुत ध्यान से सुन लो मैं जो बोल रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा पूरा सिलेबस। बच्चे बोल रहे थे इस पर्टिकुलर सेशन के स्टार्टिंग में, सर सिलेबस ही तो लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे सिलेबस, हम उस पर क्लास क्यों ले रहे हो है ना। Listen to this very carefully what I'm going to tell you now. The government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation। एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, ठीक है। I'll read a question and then you will understand what I'm saying। The rights of persons with disabilities Act 2016 remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability। Comment। लैग हो रहा है, हेलो 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 हेलो, देखते हैं मिनट।
सही तो चल रहा है। अरे बच्चों, आपकी तरफ भी तो इशू हो सकता है, लाइव लेक्चर है, एक बार वो कर लिया करो, रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, दोबारा सुनो। एक एक क्वेश्चन में क्लियर करूंगा, एक टॉपिक क्लियर करूंगा, ध्यान से सुन लेना बस। क्या है? लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability comment. एक क्वेश्चन में क्लियर होगा टॉपिक। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी 2016 रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट, वो बस एक लीगल डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजंस। अगर आपने गवर्नमेंट फंक्शनरीज को सेंसिटाइज नहीं किया, अगर आपने सिटीजंस को सेंसिटाइज नहीं किया, इफ यू डू नॉट सेंसिटाइज द गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड द सिटीजंस, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विल रिमेन अ मियर लीगल डॉक्यूमेंट। बच्चे ढूंढ रहे हैं कहां से आ गया सर, यूपीएससी तो कुछ भी पूछ रहा है सर। अरे सर सुनो बात, इशू है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का एक इशू है ना, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, तो इनके राइट्स की बात करनी है। उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी एंड इंटरवेंशन बनाया, वो क्या है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है। देयर वाज एन इशू, द गवर्नमेंट मेड अ पॉलिसी एंड इंटरवेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। लास्ट में क्या बोला? इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। इसके ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन बनाया गया पर्सन विद डिसेबिलिटी के सेक्टर के लिए, इसको इंप्लीमेंट करते टाइम क्या इशू आ रहा है? यही तो इशू आ रहा है कि गवर्नमेंट फंक्शनरी सेंसिटाइज नहीं है, सिटीजन सेंसिटाइज नहीं है। तो यही तो बोल रहा है, until unless you sensitize the government functionaries, until unless you sensitize the citizens, the right of person with disability 2016 will remain a mere bloody legal document। कुछ उसका इंप्लीमेंटेशन होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या है पूरा? इस सेक्टर का इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट करना चाहती थी, उसके इंप्लीमेंटेशन में क्या इशू आया। ऐसे एक क्वेश्चन डिजाइन पे आ जाएगा, उसके डिजाइन में क्या इशू आता है, बस हो गया सॉर्ट। आया हुआ है डिजाइन में भी क्वेश्चन, पता नहीं मेरे को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अभी डिजाइन पे भी क्वेश्चन आया था, अभी दिखेगा नहीं दिखेगा वो नहीं पता, बट खैर जब पूरा पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। बट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आ गया? आगे बढ़े। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर, चैरिटी, इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर्स। कीवर्ड दे रखे हैं, सबका छोटा छोटा सा पूछ लेता है। एनजीओ यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। इट कीप्स ऑन आस्किंग दीज थिंग्स, ठीक है। रोल ऑफ एनजीओ क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, कोई पर्टिकुलर चीज पकड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, एनजीओ जिनको कैसे प्रमोट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन इसने पूछा था अभी 2000 मेरे सेकंड मेंस की बात है, ये 2022 वाले मेंस की उसकी बात है। उसने क्वेश्चन पूछा कि विमेन लोकल लेवल पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, उसमें कौन से एनजीओ काम कर रहे हैं, है ना। तो इट वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट था तो सिलेबस से ही भाई। अब सिलेबस को ब्रॉड करके पूछ लिया, थोड़ा सा आगे जाके पूछ लिया, स्पेसिफिक होकर पूछ लिया, बट था सिलेबस से, कीवर्ड से था। समझ गए? यस द सेंसिटाइजेशन पार्ट इज आल्सो द डिजाइन पार्ट। बिल्कुल 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 सही बात है। इंप्लीमेंटेशन भी है, डिजाइन भी है। डिजाइन करते टाइम ही आपको सेंसिटाइज करना था, सेंसिटाइजेशन के प्रोविजंस डालने थे, एंड इंप्लीमेंट करते टाइम भी ये ध्यान रखना था कि सेंसिटाइजेशन हो जाए। वेरी गुड। किसने बोला यार ये? आदित्य, वेरी गुड यार, वेरी गुड। यस डेफिनेटली सेंसिटाइजेशन डिजाइन के अंदर भी आना चाहिए था, इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी आना चाहिए था। दोनों कीवर्ड कवर हो गए, एक तीर से दो निशाने। आपको बस ये कीवर्ड याद हो गए ना, एक कीवर्ड की हेडिंग बनेगी कीवर्ड से। सर हेडिंग नहीं बनती, सर समझ नहीं आता क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करें। शानदार यार, वेरी गुड। लिखो आंसर, बन गया। डिजाइन के टाइम पे सेंसिटाइजेशन में क्या करना चाहिए था, इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे सेंसिटाइजेशन में क्या करना चाहिए, उसके अंदर दो सब हेडिंग बनाओ। डिजाइन के टाइम पे सेंसिटाइजेशन के टाइम पे गवर्नमेंट फंक्शंस के लिए क्या करना चाहिए था, सिटीजंस के लिए क्या करना चाहिए था। इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे सेंसिटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट फंक्शंस के लिए क्या करना चाहिए था, सिटीजंस के लिए क्या करना चाहिए था। 4 हेडिंग्स बन गई, आंसर आ गया। आ रहा है मजा?
चलो आगे बढ़े। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and states and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। ठीक है, ये पूरा का पूरा vulnerable section पे क्या कीवर्ड दिया हुआ था ऊपर, आओ दिव्य सोचना थोड़ा सा ऊपर चले, ये ना सर सोशल जस्टिस, बिल्कुल अलग टॉपिक, ये आपका ये खत्म हो गया। एक टॉपिक इसका शायद बाद में भी आता है छोटा सा, वो दिखा दूंगा मैं, उल्टा नीचा जंबल कर रखा है, सोशल जस्टिस है ना, सोशल जस्टिस का एक टॉपिक है यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल जस्टिस से क्या क्या है। ये जो मेजर 3 देख रहे हो आप, वेलफेयर स्कीम्स, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स एंड सर्विसेज एंड इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, है ना, ये जो 3 टॉपिक आप अपने सिलेबस में अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, दीज आर टॉपिक्स ऑफ सोशल इश्यूज। ठीक है, ये सोशल इश्यूज के टॉपिक हैं, बहुत सिंपल से हैं, इनको देख लेते हैं एक बार क्या क्या बोल रहा है। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, है ना, कोई भी वल्नरेबल सेक्शन उठाया उसके लिए क्या पर्टिकुलर स्कीम है, उसके लिए क्या पर्टिकुलर स्कीम चल रही है, वेलफेयर स्कीम चल रही है, बाय सेंटर बाय स्टेट्स, दोनों का पूछ सकता है, अलग ही पूछा सिर्फ सेंटर का है, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, परफॉर्मेंस भी गेज करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशन, जैसे एक पर्टिकुलर vulnerable section of the population क्या है, चिल्ड्रन के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द सेंटर, व्हाट आर इट्स परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, टेल अस, है ना, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम। देन सेकंड क्या पूछ रहा है, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दोस वल्नरेबल सेक्शंस, ये जो वल्नरेबल सेक्शंस इनके लिए मैकेनिज्म्स क्या है, लॉज क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है ना, किस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे, किन कानूनों के प्रोटेक्ट करोगे, कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्ट करेंगे, कौन सी बॉडीज प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, कोई भी वल्नरेबल सेक्शन पकड़ो, उसको इन 5 डायमेंशन से प्रिपेयर कर लो, आपका डन हो गया सिलेबस। कौन कौन से 5 डायमेंशन है, स्कीम, स्कीम की परफॉर्मेंस, उसके मैकेनिज्म्स, उसके लॉज, उसके इंस्टीट्यूशंस, उसके बॉडीज। ठीक है, बस किसी भी एक वल्नरेबल सेक्शन को पकड़ो, ये डायमेंशंस पढ़ लो, यू आर डन। गॉट इट, सॉर्टेड। नेक्स्ट क्या है, इश्यूज relating to development and management of social sectors of services relating to health, education, human resources, 3 अलग से पूछ लिए, क्या 3 टॉपिक है, बहुत ये 5 कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी, हंगर, 5 कीवर्ड्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इनसे लिंक इंटरलिंक करके पूछता है, अरे मेरा तो बेचारा ऑफ ही हो गया, खैर, इनसे लिंक करके क्वेश्चन पूछता है, इनसे सिंगल हैंडेडली क्वेश्चन पूछता है। There are a lot of questions that are asked from these particular areas. What are those particular areas? The areas are health, education, HR, poverty, hunger. Lot of questions are asked from these particular areas. Lot of questions. क्वेश्चंस बताऊं कुछ, इधर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रिमेन्स इनएडिक्वेट, है ना, क्या हो गया, एजुकेशन से हो गया। ठीक है, और सुनो, द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन, किससे हो गया, पॉवर्टी से हो गया। जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन इज अ विशियस साइकिल, किससे हो गया, पॉवर्टी, हंगर, सब मिला के हो गया। और सुनो, हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, दोनों लिंक होके आ गया, हंगर भी लिंक हो गया, पॉवर्टी भी लिंक हो गया, राइट। और क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन कॉन्फर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किससे आ गया, एजुकेशन से आ गया। ठीक है, बिसाइड बीइंग अ मोरल इंपेरेटिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्रीकंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किससे आ गया, हाँ जी, हेल्थ से आ गया ना। ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज 5 पर्टिकुलर टॉपिक्स, दीज 5 पर्टिकुलर
एरियाज आर सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। हर एक पे बहुत ही अच्छा मटेरियल हम आपको देंगे, बहुत ही अच्छा मटेरियल हम आपको पढ़ाएंगे। हर एक का मैड पढ़ाऊंगा, हर एक पे कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्या पीवाईक्यू है, सब करा देंगे सर। डन है सर? समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो फिर आगे बढ़े। ओके, इस पे आते हैं सर। जो मैं ऊपर बोल रहा था ना कि दो टॉपिक गवर्नेंस के नीचे दिखेंगे, वो दोनों टॉपिक ये हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एक कीवर्ड, ट्रांसपेरेंसी एक कीवर्ड, अकाउंटेबिलिटी एक कीवर्ड, ई गवर्नेंस एक कीवर्ड, ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन, ई गवर्नेंस के मॉडल, ई गवर्नेंस के सक्सेस, ई गवर्नेंस के लिमिटेशंस, ई गवर्नेंस का पोटेंशियल। तो ई गवर्नेंस पे सिर्फ ई गवर्नेंस पे पांच डायमेंशन आते हैं। पांच डायमेंशन कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल। सिटीजन चार्टर एक कीवर्ड, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वापस से रिपीट कर दिया यूपीएससी ने, भगवान जाने क्या करते रहता है, एंड इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? The emergence of digital revolution has initiated e-governance as integral part of the government, है ना? राइट? ये क्या है? ई-गवर्नेंस का पोटेंशियल भी, एप्लीकेशन भी है। Amendments to the RTI Act will have profound impact on the autonomy and independence of Information Commission क्या है? Transparency and accountability है। E-governance is not only about utilization of power of new technology but also about its critical importance of use value। E-governance का एप्लीकेशन, E-governance के लिमिटेशंस, E-governance का सक्सेस, E-governance का पोटेंशियल। क्लियर है सर? Though citizen charter has been formulated by many public service and organizations, there is no corresponding improvement in the level of citizen satisfaction। क्या है ये? This is citizen charter। दिख गया? हर एक कीवर्ड दिख गया? बचा तो नहीं कुछ? बच तो ना जाए कुछ? A national lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problem of immorality in public affairs। क्या आ गया? Institution and other measures। बस बात ही खत्म हो गई। ठीक है? Got it? क्लियर है सभी देवियों, सज्जनों, बंधुओं को? रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी इज अगेन अ टॉपिक। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी से 3-4 साल में कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है? हर वर्ड से क्वेश्चन आता है यार, हर वर्ड से क्वेश्चन आता है। दिखाता हूं, चल जा भाई। हर वर्ड से क्वेश्चन आता है। कहां गया? ये रहा, देखो ये वर्ड क्या है? डोनर्स। ये वर्ड दिख रहा है सबको? डोनर्स। अब देखने में स्किप हो जाएगा, सिलेबस पढ़ते टाइम तो हम नहीं देखेंगे ये चीज, है ना? डोनर्स तो हमें दिखेगा नहीं। क्वेश्चन क्या पूछेगा यूपीएससी पता है? डू यू एग्री विद द व्यू दैट, मेरे दूसरे मेंस का क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। और बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर सिलेबस में डोनर लिखा था और यही पूछ लिया। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन कहता है कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है? सिलेबस पढ़ो नहीं, पीवाईक्यूज पढ़ो नहीं, आंसर लिखने की सोचो नहीं, मेंस लिखने चले जाओ, नंबर आएंगे नहीं, मेंस वेस्ट हो जाएगा। प्रीलिम्स इतनी मेहनत से निकलता है। क्लियर? ओके? अरे हाँ भाई, ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो क्यों रिपीट किया उसने ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो तो मैं मजाक में बोल रहा था। ओके ओके, अच्छा आप सीरियसली ले गए, ठीक है। चलो, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी। लास्ट में आता है आपका आईआर। ये तो मेरे को पढ़ाने में इतना ज्यादा मजा आता है, खैर जीएस तो मेरे को पूरा पढ़ाने में मजा आता है, बट आईआर स्पेसिफिकली एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो हम आईआर में नहीं पढ़ाएंगे, और आएगा तो इतना गंदा आएगा कि वो दुनिया में किसी को नहीं आता होगा, नहीं तो आएगा नहीं। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कैसे रिलेशंस हैं? इंडिया पाकिस्तान तो खैर, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया चाइना, है ना? किसी भी नेबर से उठा के रिलेशंस पूछ लेगा। बायलेटरल तो एक तो क्या हो गया? नेबरहुड हो गया। एक हो गया बायलेटरल, है ना? रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स और उनके साथ एग्रीमेंट्स, है ना? रीजनल एग्रीमेंट, बायलेटरल एग्रीमेंट, ग्लोबल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया, या फिर इफेक्ट कर रहा हूं इंडिया के इंटरेस्ट को। तो मतलब जरूरी नहीं कि इंडिया इन्वॉल्व हो, जैसे मान लो नेटो है,
है ना, अगर वो किसी भी तरीके से इंडिया इन्वॉल्व नहीं है उसमें, बट अगर किसी भी तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट को वो कुछ भी अफेक्ट कर रहा है तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो बायलेटरल मतलब 2, रीजनल मतलब 2 से ज्यादा, ग्लोबल मतलब G20 टाइप्स, है ना, रीजनल मतलब जैसे मान लो आसियान टाइप्स, है ना, ऐसे ही बायलेटरल, बायलेटरल ग्रुपिंग्स, बायलेटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया या फिर इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हुआ। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इन एन इंडियन डायस्पोरा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज और उनके वहां पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका इंडिया पे के इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट है, कम पूछता है बट पूछ लेता है। इंडियन डायस्पोरा पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा कितना कितना है, कहां कहां है, उसके क्या इश्यूज हैं, ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात है। अरे हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिक्स पढ़ना भी नहीं होता भाई, इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिक्स पढ़ना भी नहीं होता है। डोंट हैव टू रीड बेसिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। व्हाई? क्योंकि बेसिक्स से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। द क्वेश्चंस कम फ्रॉम करंट अफेयर्स, करंट अफेयर लिंकेजेस, करंट अफेयर बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस। और बड़ी बड़ी कोचिंग्स क्या कर रही हैं, दे जस्ट कीप टीचिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई सिर पैर नहीं है, बस पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, ठीक है। चिंता मत करो, जितना मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा बहुत होगा, मोर देन इनफ होगा, चिंता नहीं करनी है। जितना मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। अरे जब पूरा मटेरियली सक्षम सर बना रहे हैं, उनकी तो पीएचडी आईआर में चल रही है यार, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। रैंक 83 सक्षम सर, उनका जीएस2 में इतना बेहतरीन जो स्कोर है, हालांकि हर जगह बेहतरीन है, बट जीएस2 में इतना बढ़िया स्कोर है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी चल रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्यों मटेरियल की टेंशन है फिर, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को सर? एवरीबॉडी क्लियर विद द सिलेबस ऑफ जीएस2? हाँ जी, बता दो जरा, एवरीबॉडी क्लियर विद द सिलेबस ऑफ जीएस2? सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया जीएस2 में हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? All right. Thank you so much. With the GS2 we are also done, sir. GS3, GS4 दोनों तो आज हो नहीं पाएंगे, लंबा हो जाएगा लेक्चर बहुत ही ज्यादा, बिकॉज ऑलरेडी वी आर सिटिंग एट व्हाट 12:50 पे बैठे हैं ऑलरेडी, वी आर सिटिंग एट ऑलरेडी 2 आवर्स, तो 2 घंटे तो और GS3, GS4 में लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। कल करें? कैन वी डू GS3 and GS4 tomorrow? Should we do GS3 and GS4 tomorrow at same time 11 AM, ladies and gentlemen? चलो फिर ठीक है, देख लो लास्ट तक 500 बच्चा रह गया। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द कंपटीशन। इसलिए मैंने कल ही बोला था, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क एंड ट्रस्ट विल टेक यू वेरी 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 फार। जस्ट गो बैक टुडे एंड योर होमवर्क इज टू रिवाइज द सिलेबस अगेन, ओके, रिवाइज द सिलेबस अगेन ऑफ GS1 एंड GS2 एंड यू विल बी सॉर्टेड, यू विल बी डन। GS1 GS2 में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके, ठीक है। मजा आया? मजा आ गया भाई? समझ में आ गई चीजें? करें कंक्लूजन? ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई सी यू टुमारो एट 11 AM। दिस वाज क्लास नंबर 2 ऑफ कॉन्का मेंस प्रोग्राम, द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ मेंस इन इंडिया। आई सी यू टुमारो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या प्यारे कमेंट्स हैं यार, थैंक यू सो मच। आई सी यू टुमारो। जय हिंद, शुभ खैर, वंदे मातरम। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।